नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। संजय का परिवार बहुत बड़ा नहीं था। एक पुत्री, दो पुत्र और उनकी पत्नी थी। वह एक साधारण किसान थे, फिर भी दरिया दिल इंसान थे। समाज के दुर्बल प्राणियों की मदद करना उनका उद्देश्य ही था। उनके परिवार में ममेरे, फुफेरे और चचेरे भाई भी थे, लेकिन उनसे कोई विशेष संबंध नहीं था। हमारा संबंध तो केवल उन्हीं दो बड़ी संतानों से है। उनकी उम्र में विशेष अंतर नहीं था। मधु 22 वर्ष की थी और देव 20 वर्ष का। लेकिन बचपन में दोनों में बहुत फर्क था। मधु गंभीर, विवेकशील और पढ़ाई में रुचि रखने वाली थी, जबकि देव आवारा, आलसी और सैर सपाटे का शौक रखता था। स्वभाव विपरीत होने की वजह से उन भाई बहन में एक नहीं बनती थी। संजय हमेशा से अपनी इकलौती बेटी को बहुत चाहते थे। वह मधु की लगन को देखकर बचपन से ही बेटे की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते आए थे और उससे कुछ बनाना चाहते थे। पर आज अचानक ना जाने ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने बेटी को गैर और बेटे को अपना बना दिया है। देव वही है, पर मधु दुखी रहने लगी है। अब संजय केवल अपने बेटे देव और अनुराग को ही पढ़ाना चाहते हैं। बेटे की शिक्षा से उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया था। पर मधु अभी पढ़ाई उसी लगन से कर रही थी। लेकिन उसे जब पता हुआ कि वह अब इस घर से कुछ ना बन सकेगी, तो उसके दिल को बहुत चोट पहुंची। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जिसने बेटी और बेटों में फर्क बना दिया था। संजय अब मधु के विवाह के लिए रिश्ते की तलाश में थे और इस बारे में मधु को कुछ बताना उचित ना समझते थे। उन्हें लगता था कि हम जो भी बेटी के लिए करेंगे उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। संजय ने अपने समुदाय में रिश्ता देखना शुरू भी कर दिया था। वह इतनी जल्दी बेटी को घर से निकाल देना चाहते थे कि पहले रिश्ते को ही हाँ कर दिए। क्योंकि लड़के पक्ष की कोई विशेष मांग नहीं थी, संजय ने अपने जीवन में संचय करना नहीं सीखा था, इसलिए उन्होंने साधारण परिवार ही देखा था। वह बहुत खुश थे कि उनके मन मुताबिक रिश्ता मिल गया। उनका अनुमान था कि कितना भी हाथ सिकोड़ेंगे तो भी 4-5 लाख तो खर्च होंगे ही। उनके लिए इतना ही बहुत कठिन समस्या थे, इसलिए संजय और उनके बेटे मधु से अच्छा व्यवहार नहीं करते। उसका मानना था कि मधु के कारण ही उनका घर बिगड़ जाएगा। घर की आर्थिक स्थिति वैसे भी ठीक नहीं थी और मधु के विवाह से बहुत कुछ बिगड़ेगा। अंततः उन्होंने मधु को और अब ना पढ़ाने का निर्णय ले लिया। इसकी खबर सुनते ही मधु चिंतित हो गई। उसके हृदय में एक विचित्र बेचैनी समा गई कि ना जाने अब अपना भविष्य बना पाएगी। उसके मन में कोई उमंग नहीं रह गई और ना ही कोई उम्मीद। मधु मधु सोचती है कि चिंता करने से कोई हल ना निकलेगा। उसने बहुत पढ़ाई की है, अगर कुछ दिन पढ़ाई और जारी रखे तो वह सफल भी हो सकती है। इसलिए वो अपने मन में पढ़ाई नहीं बंद की। उसे थोड़ा समय और दिया जाए। विवाह के लिए वह राजी नहीं है जब तक वह अपना भविष्य नहीं बना लेती। और वह अपने पिता से निवेदन करती है, क्या जल्दी है। अपने समाज में तो उससे भी अधिक उम्र की लड़कियों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, फिर उसका क्यों। इतना सुनते ही संजय बोले, मैंने तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी है। जब भी तुमने फीस या किसी किताब के लिए कहा, मैंने समय से वह सब उपलब्ध कराया है। मधु बोली, हाँ कराया है, मुझे इस बात की शिकायत नहीं है। मैंने भी जी तोड़ पढ़ाई की है पिताजी, इसकी वजह से मेरा चयन नहीं हुआ, तो इसके लिए 1 या 2 वर्ष का समय और दिया जा सकता है। संजय बोले, समाज में मुझ पर जो निंदा होगी उसका क्या। मधु बोली, पिताजी निंदा से बढ़कर मेरा भविष्य है। फिर निंदा किस बात की। अभी तो सिर्फ आपने बात ही की है, कोई पक्का तो नहीं किया। संजय बोले, ठीक है, हम रिश्ते के लिए उनसे मना कर देंगे, लेकिन 1-2 साल में अगर तुम्हारा चयन किसी भी नौकरी में के लिए नहीं हुआ तो मेरा कितना धन बर्बाद होगा। तो मधु बोली, आप मुझे सिर्फ समय दीजिए, इतना ही पर्याप्त है। मैं अपने खर्चे के लिए बच्चों को कोचिंग पढ़ा लूंगी। संजय बोले, वैसा तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से अपने बेटों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ और ना ही उन्हें अच्छी सुविधाएं। मधु बोली, इसमें अड़चन क्या है। मैंने आपको कब रोका है कि आप देव और अनुराग को अच्छी शिक्षा ना उपलब्ध कराएं। क्या मेरे घर पर रहने से ये सबको समस्याएं हैं।
संजय तिलमिलाते हुए बोले, हाँ है, तुम्हारे इस घर में रहने से ही समस्या है। मैं कोई बात देव से कहूँ, वह कभी मना नहीं कर सकता, लेकिन तुमको बड़े छोटे होने तक का ख्याल नहीं है। मधु बोली, पिताजी, आप मेरे भविष्य पर रोड़ा लगा रहे हैं। कोई और बात कर कर देखो, अगर मैं ना मानूं उसे। बचपन से आपने जो कहा उसी का ही पालन करती आई हूँ। आपने जिस स्कूल में प्रवेश दिलाया, मैंने इच्छा ना होते हुए भी उसी से पढ़ाई की, जबकि देव को उसकी मर्जी के स्कूल में ही प्रवेश दिलाया गया। संजय बोले, तुमको कुछ नहीं आता, केवल मेरे बेटों से ईर्ष्या है। मधु बोले, सच बोलूं तो आप कहते हैं कि मुझे देव से ईर्ष्या है? यह क्या बात हुई? संजय बोले, बेटा तो घर के चिराग होते हैं, उनकी मर्जी से ना किया जाएगा तो क्या तुम्हारी मर्जी से किया जाएगा? मधु बोली, यह तो बेटा और बेटी में पक्षपात है। और संजय गुस्से से बाहर निकल गए, पर मधु अकेली बैठी रही। पिताजी तो बचपन से उसे सब भाई बहनों में अधिक चाहते थे, आज इतने निठुर कैसे हो गए? मधु बहुत देर तक बैठी रोती रही। माँ, पिताजी भाइयों को उससे कष्ट क्या है? सभी उससे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? शाम का समय था, ठंडी हवा चल रही थी, आकाश तारों से सजा हुआ था। संजय विचारों में खोए आंगन में खाट पर लेटे थे। अचानक उनकी पत्नी सुमित्रा देवी आ पहुंची। संजय को देखकर बोली, आप यहाँ लेटे हो और मैं आपको खोजती घूमती हूँ। संजय ने उदासीन भाव से कहा, हाँ, अभी आया हूँ। सुमित्रा जी बोली, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। संजय बोले, नहीं सुमित्रा, रहने दो, मेरा चाय पीने का मन नहीं है। सुमित्रा ने पूछा, अरे क्या बात है? संजय ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। सुमित्रा जी बोली, कोई बात तो जरूर है, मुझे यह जान लेने का अधिकार भी नहीं है। संजय जी बोले, तब क्या बताऊं, हमारी बिटिया रानी विवाह के लिए अभी तैयार नहीं है। 1-2 साल का समय और चाहिए पढ़ाई के लिए। सुमित्रा जी बोली, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? बिटिया को कोई जिंदगी भर पढ़ाता है क्या? मैं तो कहती हूँ कि साफ मना कर दो, जितना पढ़ना है पढ़ लिया, उतना ही बहुत है। बेटी पढ़कर कुछ बन जाएगी तो इससे हमें क्या मिलने वाला है? वैसे भी विवाह का खर्च कम पड़ेगा क्या? सब बेटी को ही दे देंगे तो बेटों के लिए क्या बचेगा? बेटियों के लिए चाहे जितना करो, उन्हें कम ही रहेगा। संजय बोले, तो तुम मुझे क्या करने को कहती हो? सुमित्रा बोली, कह तो रही हूँ, साफ बोल दो मधु से कि अब हमारे पास तुम्हें देने के लिए और ज्यादा समय नहीं है। संजय बोले, लेकिन वह राजी नहीं है। तो सुमित्रा जी बोली, यह सब छोड़ दो, हम माता पिता हैं, सब कुछ उनसे पूछ कर ही नहीं करेंगे। आखिर हमारे 2 बच्चे और भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ करना है। मधु जब तक घर में रहेगी, हम अपने बेटों के लिए कुछ ना कर पाएंगे। तो संजय बोले, तुम ठीक कहती हो, आखिरकार कोई सब कुछ बेटी को ही नहीं दे देता है। सुमित्रा जी बोली, देव अगले महीने अपनी पढ़ाई के लिए लखनऊ जाएगा, हमें उसके लिए भी तो व्यवस्थाएं जुटानी है। रहना, खाना, कपड़ा और कॉलेज की फीस भी देनी पड़ेगी। बेटा जब बाहर रहेगा तो कहीं घूमने फिरने का भी तो मन होगा, नए दोस्तों से मिलेगा, पार्टियां करेगा, भूलेगा मिलेगा। उसके जाने की तैयारी की तो करनी है। उसका मोबाइल भी पुराना हो गया, नया दिलाना है। आखिरकार वह बड़े शहर में पढ़ने जा रहा है, कल को कुछ बनेगा तो हमें ही सुख देगा, हमारी ही परवाह करेगा। मधु क्या हमारी यहाँ परवाह लेने के लिए हमेशा बैठी रहेगी? तभी अनुराग ने अपनी माँ के लिए आवाज लगाई, माँ माँ, तुम कहाँ हो? सुमित्रा बोली, हाँ बेटा, मैं यहाँ हूँ। अनुराग आंगन में आकर लाड से सुमित्रा की गोद में बैठते हुए बोला, माँ, मुझे भूख लगी है। सुमित्रा अनुराग को चुमकारती हुई बोली, मैं अभी अपने बच्चे के लिए दूध रोटी लाती हूँ। वह अनुराग को बहुत लाड करती थी, क्योंकि अनुराग उनके बच्चों में सबसे छोटा था। अभी वह 9 साल का था। पूरे घर में अनुराग को ही कोई चिंता ना थी। वह सुबह से शाम तक अपने बड़े भाई बहन को तंग करता रहता था। बाग में खेलना उसे बहुत पसंद है। आसपास के लोगों को वह कहीं छोटू तो कहीं मोटू कहकर चिढ़ाता था। जब उसकी शिकायत की जाती तो सुमित्रा उसका पक्ष लेकर दूसरे के बच्चों को ही डांटती कि मेरा अनुराग बहुत सीधा बच्चा है। हर बार की तरह इस बार भी संजय के यहाँ नवरात्रि के अवसर पर होने वाले दुर्गा पूजन की बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही हैं। कहीं हवन कुंड का मंडप सज रहा था, कहीं मेहमानों का अतिथि गृह।
संजय भी काम में लगे हुए थे। धार्मिक प्रवृत्ति उन्हें विरासत में मिली थी। इस अवसर पर उनके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सभी आमंत्रित होते थे। 9 दिन उनके गांव में बड़ी चहल पहल रहती थी। आखिरकार तैयारियां पूरी हुई और रिश्तेदारों का तांता लग रहा था। सुमित्रा रिश्तेदारों की आवभगत में लगी हुई थी और संजय दूर से आने वाले पुजारियों और साधुओं की सेवा में। दुर्गा मूर्ति की स्थापना में सब लगे हुए थे। कोई हवन कुंड तैयार करा रहा था, कोई चौक सजाने में व्यस्त था। जल्द ही हवन कुंड शुरू होने वाला था। सभी हवन में शामिल होने के लिए हवन के चारों ओर बैठे रहे थे। मधु भी बैठती है, पर देव और सुमित्रा ने मधु को हवन में शामिल ना होने के लिए कहते हैं। देव बोला कि दीदी, आप इस परिवार की सदस्य नहीं हो। हवन में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं जो इस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मधु बोले, मैं परिवार के सदस्य हूँ या नहीं, यह निर्णय करने वाले तुम कौन होते हो? पिताजी और माँ कह देंगे कि मैं हवन में शामिल नहीं हो सकती तो यह बात मैं मानूंगी। वैसे भी तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम मुझे सिर्फ सलाह दे सकते हो, ना कि अधिकार जताओगे। समझे तुम? तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।